हेलो एंड वेलकम टू कंपटीशन क्लासेस। यह लेक्चर 2 है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। बेसिकली इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के क्या क्या रिसोर्सेज हैं उसको देखेंगे। तो मटेरियल्स रिमेन, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जो पहला टॉपिक है वो है मटेरियल्स रिमेन। तो सबसे पहले एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे अगर हम देखें तो हमारे जो सिविलाइजेशन है उसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टेम्पल्स पाए गए हैं। ठीक है, ये जो स्टोन टेम्पल है जनरली साउथ में बहुत पाए गए हैं। उसके बाद द ब्रिक मोनेस्ट्री जो कि ईस्टर्न में, ब्रिक मोनेस्ट्री जो कि ईंट के बने हुए हैं, ये ईस्टर्न एरिया में पाए गए हैं। फिर एक्सकवेशंस बेसिकली जो हम डिगिंग करते हैं किसी भी सिविलाइजेशंस के स्टडी के लिए, जो हम डिगिंग करते हैं अर्थ में, उसे हम एक्सकवेशन करते हैं। एक्सकवेशन दो तरीके के होते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। जितने भी इंडिया में एक्सकवेशंस हुए हैं वे वर्टिकली हुए हैं। वर्टिकली जो होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टली, बट वर्टिकली एक्सकवेशंस में ए लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो भी हमारे सिविलाइजेशंस के मटेरियल्स है, इंस्क्रिप्शंस है, जो भी हमारा रिसोर्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए ये एक आगे जाके हम देखेंगे कि एक ये भी कारण है कि इंडिया के जो भी सिविलाइजेशंस है वो सही तरीके से फॉर्मेट में नहीं है, मतलब सीक्वेंस में नहीं है, क्योंकि जो एक्सकवेशंस हुए हैं वो वर्टिकली हुए हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं हुए। फोर्थ है ड्राई क्लाइमेट, जो कि जनरली राजस्थान, वेस्टर्न यूपी और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ड्राई क्लाइमेट है। इसलिए जो एक्सकवेशंस हुए, जो सिविलाइजेशंस में जो भी मटेरियल्स मिले हैं, रिसोर्सेज, वे जनरली इस ड्राई क्लाइमेट्स एरिया से मिले हैं, जैसे इंडस सिविलाइजेशंस। ये कारण है कि ड्राई क्लाइमेट्स में जो भी एक्सकवेशंस हुए, जो भी मड के जो मटेरियल्स थे वे स्टिल प्रेजेंट है। यही कारण है कि वहाँ ड्राई क्लाइमेट है। फिर हम देख डेल्टेक रीजन और जो भी गंगेटिक प्लेन्स हैं, वहाँ पे जो भी एक्सकवेशंस हुए, जो सिविलाइजेशंस में जो रिसोर्सेज मिले, उनमें एज कम्पेयर टू ड्राई क्लाइमेट वो बहुत ही कम मात्रा में मिले हैं। तो इसका एक ये भी कारण माना जाता है कि जो डेल्टाइक रीजन और गंगेटिक प्लेन है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही मॉइस्ट है उस टेम्परेचर में। इसका ये भी कारण है कि वहाँ फ्लड बराबर आने पे जो सारे जो भी हमारे रिसोर्सेज है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। और मेगालिथ्स बेसिकली जो है वो साउथ की तरफ में पाया गया है। और मेगालिथ्स होता है क्या, बेसिकली जो बड़े बड़े स्टोन पाए गए हैं, एक तरीके से कब्रिस्तान से कह ले आज के टाइम में। ये मेगालिथ्स बहुत पुराने स्टोन हैं, बड़े बड़े स्टोन, इनके अंदर जो है बरीड किए गए हैं लोगों को, और बिग स्टोन। और जो हम पहले देखते थे एंशिएंट हिस्ट्री में कि जो मेगालिथिस टाइम में जो भी लोगों को बरीड किया जाता था बिग स्टोन के अंदर, उनके साथ उनके टूल्स, वेपन्स, पॉटरी और सीरियल्स को भी रख दिया जाता था। बेसिकली ये अगर आप देखें तो ये सिविलाइजेशंस कुछ मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन से मिलता जुलता है, जहाँ पे लोगों को बरी किया जाता था विद देयर रिसोर्स, जो भी है, टूल्स है, वेपन्स है, पॉटरी है, सीरियल्स है। पॉलिन एनालिसिस एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे हम पता करते हैं कि जो सीरियल्स मिले हैं एक्सकवेशंस में उनका एज क्या है। तो इससे ये पता चलता है कि जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है वो 6000 BC के आसपास लोग एग्रीकल्चर स्टार्ट किए। फर्स्ट टाइम 6000 BC में लोगों ने एग्रीकल्चर को एडॉप्ट किया। फिर है रेडियो कार्बन मेथड से हम जो भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में स्टोन या मेटल मिले हैं उनसे हम उसका एज पता कर पाए कि उनका एज कितना पुराना हो सकते हैं। नेक्स्ट
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो है कॉइन। तो कॉइन जो कि मिले हैं वो बेसिकली जो स्टडी ऑफ कॉइन उसे हम न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो कॉइन्स था वो एंशियंट कॉइन्स जो था वो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लेड में के बने होते थे। और कॉइन दर्शाता है कि ये एक सिंबल है आर्ट और रिलीजन का। और जो अर्लियर कॉइन है उसमें क्या होता था, पहले वो उसमें सिंबल प्रिंट होते थे, इम्प्रिंट होते थे, जैसे कि किसी कैटल का, किसी ट्री का, किसी लीफ का। लेटर पीरियड में क्या हुआ कि उन कॉइन्स पे किंग और गॉड के प्रिंट होने लगे, इम्प्रिंट होने लगे, और फिर लास्ट में जाके उनमें डेट भी, ईयर भी लिखे जाने लगा। और एंशियंट एक्सकवेशंस में जो कॉइन मिले हैं उससे ये पता चलता है कि जो कॉइन्स है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है इकोनॉमिक ट्रेड का, उस समय के इकोनॉमिक ट्रेड का। जो भी इकोनॉमिक ट्रेड होते थे उस समय उनमें ये भी पता चला है कि जो हमारा जैसे आज बैंकिंग सिस्टम है वो बैंकिंग सिस्टम नहीं था पहले एंशियंट टाइम में। तो लोग क्या करते थे, पैसा को रखने के लिए, कॉइन्स को रखने के लिए पुट इन अर्थिन वेयर, एक घड़े में रखते थे, मिट्टी के घड़े चाहे वो कॉपर के घड़े में उस कॉइन्स को प्रिजर्व करके रखते थे। ये जो कॉइन्स थे ये इशू बाई किंग के द्वारा ही इशू किए जाते थे, उस रीजन के किंग के द्वारा। और जनरली जो है ये कॉइन मर्चेंट को दिए जाते थे किंग के द्वारा, और गोल्ड स्मिथ जो थे उनको दिए जाते थे बनाने के लिए। और जो सबसे ज़्यादा एक्सकवेशंस में कॉइन मिले हैं वो गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन मिले हैं। तो ये है कॉइन का हिस्ट्री। उसके बाद है इंस्क्रिप्शंस। बेसिकली इंस्क्रिप्शंस होता है क्या, जो भी जो भी हम लिखते हैं उसे हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। जैसे कि लैंग्वेज रिटन इन स्टोन, पुराने अगर आप कहीं गए होंगे मॉन्यूमेंट्स वगैरह में तो वहाँ बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज में वॉल पे, टेम्पल के वॉल पे, चाहे किसी किंग के मॉनेस्ट्री में लिखे रहते हो तो उसे हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन एपिग्राफी, ठीक है, जो भी इंस्क्रिप्शंस है उसके स्टडी को हम एपिग्राफी कहते हैं। और द स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग एंड ओल्ड रिकॉर्ड ऑन इंस्क्रिप्शंस। और ये जो इंस्क्रिप्शंस है इसमें इसके ओल्ड राइटिंग के स्टडी और रिकॉर्ड को हम पेलियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस जनरली मैंने आपको बताया ही मोनेस्ट्री किंग के यहाँ बेसिकली उसके महल वगैरह में होते थे, टेम्पल्स पे होते थे, स्टोन पे होते थे, सील पे होते थे, पिलर्स पे होते थे, रॉक पे होते थे, कॉपर प्लेट, टेम्पल वॉल, ब्रिक्स वगैरह पे इस इंस्क्रिप्शंस को किया जाता था, ठीक है। तो जो अर्लीस्ट स्टोन जो था वो स्टोन पे इंस्क्रिप्शंस किए जाते थे, फिर बाद में इसे हम कॉपर प्लेट पे इंस्क्रिप्शंस करने लगे। फिर 3rd सेंचुरी BC में प्राकृत लैंग्वेज जो था उस पर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उसके इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। लेटर जाके ये संस्कृत में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पहले जो था वो प्राकृत लैंग्वेज था, फिर लेटर संस्कृत लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया, फिर बाद में डिफरेंट लोकल लैंग्वेज में भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। एक टर्म है कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकरम। ये बेसिकली जो टर्म है ये मौर्य, पोस्ट मौर्य और गुप्ता पीरियड्स के लिए यूज किया जाता है। और सबसे अर्लीस्ट जो इंस्क्रिप्शन सील है वो हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। और ये एक पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है, मतलब पिक्चर वे में दर्शाया गया है मैसेज को। और इन विच आइडिया एंड ऑब्जेक्ट वेर एक्सप्रेड इन फॉर्म ऑफ पिक्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी आइडिया है थे उस समय के सभ्यता के ऑब्जेक्ट्स से उनको पिक्चर वे में हड़प्पा सभ्यता में दर्शाया जाता था इंस्क्रिप्शन सील पे, मतलब पत्थर पे, ठीक है। और ये अभी तक डिसाइफर नहीं किए गए हैं, पता इन मैसेज को डिकोड नहीं किया गया है कि ये क्या है, ठीक है। और फिर लेटर अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो थे वे 2 लैंग्वेज में बेसिकली लिखे रहते थे स्क्रिप्ट में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड
कैरोस्त्री स्क्रिप्ट। जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था और जो कैरोस्त्री स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। और ये जो ओल्डेस्ट अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन डिसाइफर्ड हुआ है वो एक फिरोज शाह तुगलक जो राजा थे उन्होंने मेरठ से पिलर को मंगाया दिल्ली। फिर उन्होंने अपने पंडितों को कहा कि इसे डिसाइफर करो, इसके मैसेज को डिकोड करो कि इस पिलर पे क्या लिखा गया है, लेकिन उन लोग फेल हो गए, उन लोगों के द्वारा नहीं हुआ। जब ब्रिटिश आए इंडिया में तो लेटर इन 1837 एक सिविल सर्वेंट थे जेम्स प्रिंसेप जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने इस मैसेज को डिसाइफर किया। ठीक है, तो अशोकन पिलर था जिनके मैसेज को उन्होंने डिसाइफर किया। ठीक है, और जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है वो बहुत जगह जैसे सारनाथ में है, बौद्ध गया में है, लुम्बिनी में है, कुशीनगर में है। ये बेसिकली बुद्धिज्म, जैनिज्म और वैष्णवी रिलीजन पे आधारित है। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, पहले इंस्क्रिप्शंस को स्टोन पे लिखे जाते थे, फिर बाद में क्या हुआ कि उस इंस्क्रिप्शंस को कॉपर पे भी लिखे जाने लगे। तो एक लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस जो है वो लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, मतलब कि जो ज़मीन से रिलेटेड जो दस्तावेज हुए उसके इंस्क्रिप्शंस जो है वो कॉपर प्लेट पे लिखे जाए। ठीक है, किसके द्वारा, बेसिकली मॉन्क जो उस समय के थे, प्रिस्ट थे, ऑफिसर्स थे और जो चीफ और प्रिंसेस थे उनके अंदर में इनको लिखा जाता था लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, और जनरली जो लैंग्वेज यूज होता था वो प्राकृतिक, फिर तमिल, फिर संस्कृत, फिर तमिल, तेलुगु, फिर डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज में ये चेंज होते गया। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है लिटरेरी रिसोर्स, हमारे जो भी लिटरेचर के रिसोर्स है वो। तो सबसे पहले जो लिटरेचर्स था वो माना जाता है मैन्युस्क्रिप्ट्स थे जो कि रिटन इन बिर्च बार्क एंड पाम के जो ट्री के जो पत्ते होते हैं उन पे लिखे जाते हैं। वो ये अभी स्टिल प्रिजर्व करके डिफरेंट म्यूजियम में रखे गए हैं, लेकिन बहुत सारे जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उन्हें दीवार के या दीमक जो भी हम कहें उस कीड़े ने खा गया है। बहुत सारे अब के इंसेक्ट्स के द्वारा ख़त्म हो चुके हैं बहुत, जो कि मिले नहीं। तो सबसे जो अर्लीस्ट लिटरेचर सोर्स था वो हमारा मैन्युस्क्रिप्ट ही है। मैन्युस्क्रिप्ट जो कि सेंट्रल एशिया में पाए गए हैं वो बेसिकली प्राकृतिक लैंग्वेज के हैं। ठीक है, जो कि माना जाता है कि इंडिया से स्प्रेड हुए हैं और वो जो लिखे हुए हैं वो सीप लेदर और वुडन टैबलेट्स पे इनको लिखा गया है। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट पहले बीच बार्क और पाम ट्री पे लिखा गया था, फिर बाद में ऐसा भी देखा गया कि सीप लेदर और वुडन टैबलेट्स पे भी इस मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा गया जो कि सेंट्रल एशिया में पाए गए। फिर जो हमारा लिटरेचर का सोर्स है वो है ऋग्वेद, जो कि ऐसा माना जाता है कि 1500 to 1000 BC में ऋग्वेद को लिखा गया। एक्चुअल डेट नहीं है, हमारे लिटरेचर्स का एक ये ड्रॉबैक है कि जो भी था उसमें हमने डेट मेंशंस नहीं है कि कब का लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये ऋग्वेद 1500 to 1000 BC में लिखा गया। फिर सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ब्राह्मणास, आर्यांकांश, उपनिषद ये माने जाते हैं कि 1000 से 500 BC में लिखा गया। तो पहले ऋग्वेद आया, उसके बाद में ये सामवेद, जितने भी हमारे वेद हैं और उपनिषद आए। महाभारत जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेचर सोर्स है, उसमें करीबन 1 लाख वर्सेस है। वर्सेस बेसिकली जो होता है वो होता है जो भी हमारे रिलीजियस हिम्स होते हैं उनको हम वर्सेस कहते हैं, जैसे दोहे, काव्य, ये सब इसको हम वर्सेज कहते हैं। ठीक है, तो महाभारत में बेसिकली हम महाभारत को बाद के वीडियो में पूरे कंप्लीट देखेंगे इसके बारे में। अभी मैं बस एक इंट्रो दे देता हूँ कि महाभारत के जो कंटेंट्स है वो डिटेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव मटेरियल से। डिटेक्टिव मतलब कि इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे कि क्या सही है, इस कंडीशंस में क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू एथिक्स, अकॉर्डिंग टू मोरल क्या करने चाहिए। डिस्क्रिप्टिव थे, फुल डिटेल्स में थे कि जैसे
क्या, अगर इसको हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, कर्म क्या है, जैसे ये सब महाभारत में कंप्लीट डिडक्टिव वे में लिखा गया था। फिर है रामायणा जी। रामायणा में करीबन, जो कि लेटर महाभारत के बाद आया रामायणा, जिसमें करीबन 24,000 वर्सेज है। ठीक है। अगेन जो लिटरेचर का एक सोर्स है वो है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो पाली लैंग्वेज में यूज हुए हुए हैं। ठीक है। पाली लैंग्वेज जो कि उस समय बुद्ध के पीरियड में यूज होता था, और ऐसा माना जाता है कि जो भी पाली लैंग्वेज है वो बुद्धिस्ट टाइम में यूज होता है। और ये जो पाली लैंग्वेज है ये स्पोकन होता था मगध और साउथ बिहार। मगध बेसिकली जो है साउथ बिहार को बोलते हैं। बिहार में जो गंगेटिक प्लेन है, गंगा रिवर के उस पार, मतलब ईस्टर्न साइड्स को साउथ बिहार बोलते हैं। ठीक है। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो लिटरेचर सोर्स है वो जताका टेल्स है, एक तरीके का फोक टेक्स्ट है। ये बेसिकली गौतम बुद्ध के टाइम्स में लिखा गया था, और इसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें बेसिकली एकदम छोटे छोटे मोरल स्टोरी है, जो कि जताका टेल्स है। अगर आपको पढ़ना होगा तो मैं इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगा, आप इस लिटरेचर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। ऐसा बुद्ध के टाइम में माना जाता था कि जो बुद्ध का जन्म हुआ वो करीबन 550 वर्ष के बाद हुआ। उससे मतलब पहले वो 550 वर्ष ले चुके थे। ये सारे जो है ये जताका टेल्स में मेंशन्स हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट धर्मशास्त्र, जो कि आज भी हमारे लॉ में यूज होता है। धर्मशास्त्र बेसिकली बिलोंग्स टू लॉ बुक है, एक कानूनी किताब है। उसके बाद स्मृतिज, जो बताती है कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है, डिफरेंट वर्णास की, जो भी हमारे 4 वर्णास है उनके डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज़ क्या है, किंग की ड्यूटी क्या है, ऑफिशियल्स की ड्यूटी क्या है। ये भी बताता है कि इस रूल के अकॉर्डिंग किसको प्रॉपर्टी को लेना चाहिए, एक्वायर करना चाहिए, बेचना चाहिए, इनहेरिटेट करना चाहिए। अगर किसी ने रूल्स को तोड़ा तो क्या पनिशमेंट होना चाहिए। जैसे जो भी है, अगर कोई गिल्टी है चोरी में, असॉल्ट में, मर्डर में, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होना चाहिए। ये सारे जितने भी एथिकल्स मोरल से रिलेटेड पनिशमेंट्स हो गए, डिफरेंट रिचुअल्स हो गए, ये स्मृतिज में रिटेन है। ठीक है। उसके बाद है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा, ये रिच स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ मौर्य, ये मौर्य काल में पे आधारित है। और इसमें एकदम उस काल के पूरे इकोनॉमिक क्या था, वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था, ये सारे अर्थशास्त्र में लिखे हुए, जिसको कौटिल्य ने लिखा था। अभिज्ञान शकुंतला जो कि कालिदास ने लिखा था, और कालिदास जो थे वो गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते थे। बेसिकली कालिदास जो थे वो मगध के तरफ के थे, और ये गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। इस अभिज्ञान शकुंतला में रिफ्लेक्ट किया गया है सोशल और कल्चरल लाइफ ऑफ नॉर्थर्न और सेंट्रल इंडिया के बारे में, बाई काव्य और ड्रामा के द्वारा। ठीक है। और संगम बेसिकली डिफरेंट लिटरेचर को कंप्रेस करके एक लिटरेचर बनाया गया, तमिल लिटरेचर, जिसे हम संगम कहते हैं। ठीक है। जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लाइफ को दर्शाया गया है ऑफ डेल्टाइक प्लेट्स, जो डेल्टाइक पीपल्स, बेसिकली जो साउथर्न प्लेन के जो पीपल्स हैं उनके बारे में इसे ये है संगम लिटरेचर। और कंक्लूजन, लास्ट लॉजिकल कंक्लूजन, सिक्रेटस बेसिकली इंडिया के जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है वो बहुत ही रिच माना जाता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये बहुत ही रोबस्ट है, डाइवर्स है, और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ मिले हैं। बट फिर भी कुछ लॉजिकल कंक्लूजन है जिसमें अभी भी डिबेट्स में जनरली यूज होता है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है डिबेट्स के लिए, और निगेटिव वे में,
कि जो हमारा जो भी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है वो एज कम्पेयर्ड विद ग्रीक एंशियंट इंडियन हिस्ट्री जो है वो सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं है। स्पेशली जो हमारे पुराण्स हैं इनमें डेटेड नहीं है, इनमें ये नहीं लिखा हुआ है कि ये किस मिनिस्ट्री से बिलोंग्स करते हैं। मतलब टोटली जो नॉलेज होता है वो ब्रीफ नॉलेज नहीं है कि हम उसके उस टाइम के जो हिस्ट्री है उसको एक सही तरीके से स्टडी कर सके। इसलिए जो स्टेटमेंट्स उसमें यूज हुए हैं वो फ्यूचर टेंस में यूज हुए हैं, और जो भी रिटन है वो बहुत पहले का रिटन है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ऐसा कहा गया है कि ये ऐसा होगा उस ये लिटरेचर में, लेकिन जो लिखा गया है वो जो चीज़ घटना घटी है वो बेसिकली पास्ट टेंस में घटी है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि जो स्टेटमेंट है वो फ्यूचर टेंस में लिखा गया लेकिन वास्तव में जो घटना घटी है वे पास्ट टेंस में। तो एक ये कॉन्ट्राडिक्टरी है हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। और जो भी 4 इम्पॉर्टेंट एज है जैसे सतयुग जो हम बोलते हैं, जिसको हम क्रीता भी कहते हैं, त्रेता, द्वापर एंड काली, दैट इज कलयुग। काली मीन्स कलयुग। जो भी ये 4 एज है ऐसा माना जाता है कि जो पहला जो एज है वो सुपीरियर है देन दूसरी नेक्स्ट एज से। जो सतयुग है उसके जो रिचुअल्स है, जो भी मोरल्स है वो ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनमें करप्शन नहीं है। फिर त्रेता में थोड़ा और मतलब मोरल्स डाउन होते जा रहे हैं, बेसिकली जो है डिजेनरेशंस होते जा रहे हैं। अगर हम ऑर्डर वे में देखें तो सतयुग से अगर हम कलयुग जाए तो डिजेनरेशन हो रहा है, मतलब कि घटते कर्म में जो मोरल्स है वो डाउन हो रहा है। तो अगेन ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि इतना रिच हिस्ट्री होने के बाद भी हमारे जो मोरल्स है वो डाउन कैसे हो रहे हैं। तो ये है पूरा कंक्लूजन। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा इस वीडियो में, और सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।